गुड इवनिंग 12th क्लास। ओके, आपका चेक पॉइंट 9.2 तक का होमवर्क रिसीव हो गया है। अब हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिशोषण, समतापी, समदाबी व सविन्यासी। देखिए, अधिशोषण समतापी का मतलब क्या है? समतापी जिसमें आप ताप को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाता है समतापी। अब यदि नियत ताप पर किसी गैस के दाब या किसी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा के मध्य संबंध बनाएंगे तो उसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग एफर्ट्स किए थे। सबसे पहला एफर्ट है तुम्हारा फ्रेडलिक अधिशोषण समतापी। इसने रिलेशनशिप क्या दी थी? इसने कहा था कि आपके पास x/m प्रोपोर्शनल टू p⁴ 1/n। अगर आप तापमान फिक्स कर देते हैं तो आपका x/m क्या है कि गैस की कितनी मात्रा आपकी अधिशोषित हो रही है, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? प्रेशर, दाब जो होता है उसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। इसी को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम फ्रेडलिक समतापी आरेख भी कहते हैं। आपको मैंने बताया x/m क्या है? अधिशोषण, जो गैस हुई है उसकी अधिशोषित मात्रा। x आपके गैस का द्रव्यमान है और जो m है वो अधिशोषक का द्रव्यमान है। तो x/m हो गया कि अधिशोषित गैस की मात्रा। p होता है दाब। तो किसी भी निश्चित दाब पर अधिशोषक के लिए जो भी स्थिरांक होगा वो डिपेंड करता है उसके स्थिरांक k पर, और n आपके पास उस गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो n हो जाएंगे। तो अब अगर आप इसी रिलेशनशिप को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा log x/n 1/n log p प्लस log k, ठीक है। log x/m और log p के मध्य जब आरेख बनेगा तो वो आरेख आपकी एक सरल रेखा होती है और उस रेखा की जो ढाल है वो 1/n को प्रदर्शित करती है। अगर आप x/m और p के बीच में आरेख बनाते हैं तब आपका आरेख ऐसे कर्व्ड ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपने x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या क्या वैल्यूज़ ली हैं उसके बेसिस पर आपके आरेख का शेप हो जाती है। अब आपके पास इसमें अलग अलग वर्गीकरण किया गया है कि यदि आपके पास निम्न दाब की कंडीशंस है, मतलब प्रेशर जब लो लिया हुआ है, अगर दाब कम है तो x/m तथा p इसके मध्य जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनती है। अगर उच्च दाब लिया है तो आपके पास जो आरेख बनता है वो समानांतर हो जाता है, ठीक है। और अगर मध्यवर्ती दाब है, मतलब ना तो बहुत अधिक कम है ना तो बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास इसके जो ग्राफ बनेगा उस समय पे वो ग्राफ मध्यवर्ती दाब पर x/m के मान और दाब ये समानुपात वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसकी पावर 1/n के साथ। तो ये आपके पास 3 कंडीशंस हो गई, निम्न दाब की, उच्च दाब की और मध्यवर्ती दाब की। इस फ्रेडलिक ने जो कंडीशंस दी थी इसके लिए कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि ये अधिशोषण अवधारणा पूर्णतः असैद्धांतिक है, यह उच्च दाबों पर लागू नहीं होती है। इस प्रक्रम में अधिशोषक के पृष्ठ तनाव की भूमिका पर विचार नहीं किया गया है। जो हमने अगर आपके पास लिक्विड अधिशोषक ले लिया तो उसका एक पृष्ठ तनाव होता है, वो क्या रोल प्ले करेगा ये कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया था आपके इस कंडीशंस में, ठीक है। n और k आपके पास जो स्थिरांक लिए गए हैं ये स्थिरांक सिर्फ सैद्धांतिक हैं, थ्योरेटिकल ही हैं, इनको प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल एक परतीय अधिशोषण पर लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क करके रखना कि जब एक परत अधिशोषण के डिस्कशंस किए गए हैं तो फ्रेडलिक आइसोथर्म अप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लैंगम्यूर अधिशोषण। इसके अंतर्गत
अभिक्रिया की शून्य कोटि अगर ली हुई है तो उसी को विस्तृत में अध्ययन किया गया था। और लैंगमुइर सिद्धांत की सीमाएं ये हैं कि ये एकाणुक अधिशोषण का सिद्धांत केवल आपेक्षिक निम्न दाब और उच्च ताप पर सत्य होता है। ठीक है, अगर प्रेशर्स लो लिए हुए हैं, टेम्परेचर हाई लिए हुए हैं, तब तो ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो सकता। बहुपर्तीय अधिशोषण, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था पीछे अभी फ्रेडलिक में एक पर्तीय अधिशोषण, यहाँ पर ये बहुपर्तीय अधिशोषण को क्लियर करता है। ठीक है, तो लैंगमुइर आप बहुपर्तीय में अप्लाई करते हो और फ्रेडलिक एक पर्तीय में। ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। समतापी के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम समदाबी पर। समदाबी समदाबी का मतलब जब आपने दाब को स्थिर कर दिया है। अब आप किस किस में संबंध स्थापित करेंगे? x/m और t में। ठीक है, तो आप अधिशोषण की मात्रा और तापमान इसके मध्य संबंध स्थापित करोगे। जब आप आरेख बनाते हो अगर x/m और t के बीच में, तो हमारे पास स्थिर दाब पर भौतिक अधिशोषण इस प्रकार से रिलेशनशिप शो करता है, मतलब तापमान बढ़ाते बढ़ाते ये कम होता चला जाता है। और यदि हम रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह का आरेख बनाता है। ठीक है, तो आपके पास भौतिक और रासायनिक अधिशोषण डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करते हैं स्थिर दाब रखने पर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अधिशोषण समविन्यासी। अधिशोषण की दर ताप के साथ साथ दाब पर निर्भर करती है, ये दो बातें तो हम सीख चुके हैं। अब यदि ताप की वृद्धि हो तो अधिशोषण की दर घट जाती है। अधिशोषण की निश्चित मात्रा के लिए ताप और दाब के मध्य रेखीय संबंध स्थापित होता है। अधिशोषण की दी गई मात्रा के लिए ताप और दाब के मध्य जो खींचा गया आरेख होगा उसे हम अधिशोषण समविन्यासी कहते हैं। ठीक है, अब हमें अधिशोषण की मात्रा फिक्स कर देनी है और ताप और दाब के मध्य आरेख बनाना होता है। तो ये तीन तरह के आरेख आप समझ गए हैं, एक समतापी, एक समदाबी और एक समविन्यासी। नेक्स्ट है बेटा अधिशोषण के अनुप्रयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको रीड करके सब समझ में आ जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसी पे फोकस कर रखा है, अधिशोषण के अनुप्रयोग, मतलब आप डे टू डे लाइफ में अधिशोषण कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हो ये एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं। आप इनको रीड करिएगा और अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे डाउट्स ले लेना। ठीक है, मैंने इस पे फोकस करके इसीलिए वीडियो यहाँ पर फोकस कर रखा है ताकि आप अपने स्क्रीनशॉट्स ले लो और जिनके पास बुक है वो पेज नंबर नोट कर लो, इसको बुक में से रीड करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप चेक पॉइंट 9.3 सॉल्व कर सकते हैं। तो कल आप लोग चेक पॉइंट 9.3 अपना होमवर्क कंप्लीट रखेंगे। थैंक यू।